मीडिया के मेरे सभी साथियों को सादर नमस्कार। और बहुत ही शॉर्ट समय में आप सबने आने का कष्ट किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में जो घटना घटी है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंतनीय भी है और भारत की सरकार इस दिशा में संपूर्ण पग उठाएगी जो आवश्यक हैं। जिस तरह से वहां तख्ता पलट की घटना हुई है, उससे ज़्यादा जो चिंता का विषय है वहाँ का जो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज के ऊपर बर्बरता की तरह से आक्रमण हो रहे हैं। घरों को, दुकानों को, मंदिरों को जलाने का काम जो चला हुआ है, ये बहुत निंदनीय है और अमानवीय भी है। जिस कदर चुन चुन करके माँ बहनों बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, वो अत्यंत अशोभनीय है और किसी भी देश के लिए इससे ज़्यादा बर्बरता नहीं हो सकती। हमें इस बात को भी आपके माध्यम से ध्यान में लाना है कि बांग्लादेश के बनने के समय लगभग 25% हिंदू आबादी बांग्लादेश में थी और पिछले 50 वर्षों में यह आबादी घटकर लगभग 8% पहुंच गई है। यानी हिंदुओं की आबादी का लगातार घटना या तो बलात् धर्मांतरण हुआ, हिंदुओं का पलायन हुआ, उनका कत्लेआम हुआ। इस प्रकार एक पूरी कौम उसको समाप्त करने का जो कुकर्म वहां चल रहा है, ये निंदनीय है। भारत को भी और दुनिया को भी इस बात का नोटिस लेने की आवश्यकता है। आज ये और भी ज्यादा चिंता की बात है कि जब इस घटना के ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, सर्वदलीय बैठक हो रही है, माननीय विदेश मंत्री वहां की स्थिति के ऊपर सबको अवगत करा रहे हैं, वहीं प्रतिपक्ष की ओर से और ये बयान देना कि भारत में भी ऐसा होगा, ये भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के एक मेंबर पार्लियामेंट वो इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं कि भारत के अंदर भी ऐसा होगा। कहां चले गए हैं ये लोग? भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं। भारत जहां पर अल्पसंख्यक की सुरक्षा बहुसंख्यक से ज्यादा है, सम्मान है, इज्जत है, मान है,
वहां उसकी तुलना और बांग्लादेश से करना, इसी प्रकार आम आदमी पार्टी के नेता इस प्रकार की बात कर रहे हैं। यानी भारत का विकास, भारत की सामरिक ताकत, दुनिया के अंदर भारत की स्थिति जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वो प्रतिपक्ष के कांग्रेस के नेताओं को हजम नहीं हो रहे और अपनी हार की खींच मिटाने के लिए हम इस कदर चले जाएंगे कि भारत भी इसी तरफ जाएगा, ऐसा कथन ये सर्वथा निंदनीय है, किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। ये बात आज हम आपके माध्यम से और कहना चाहेंगे। कम से कम एक स्तर रखने की आवश्यकता है। अगर जे हम राष्ट्र हित में कुछ नहीं कर सकते, कम से कम राष्ट्र के विरोध में बोलना तो बंद करें। आज हमें स्मरण करना है 14 अगस्त 1947 भारत का विभाजन स्वीकार किया, कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने स्वीकार किया और उस समय बांग्लादेश, जो बांग्लादेश बाद में बना, जो बंगाल था, वहां से किस तरह से मार मार करके हिंदुओं को निकाला गया और कुएं के कुएं भर दिए गए, किस तरह। और हमारा जो पंजाब है, वहां से गाड़ियों की गाड़ियां काट करके अमृतसर के लिए भेजी गई। आज वो सबको स्मरण करना चाहिए। उसके बाद आज हमारी सीमाओं के अंदर जो घुस रहे हैं लोग, जब हम उनकी बात करते हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो उनको शरण देने के लिए भी ये प्रतिपक्ष के लोग आगे बढ़ते हैं। आज चिंता इस बात की कि वो रोहिंग्या वो पूरे देश के अंदर जगह जगह फैल गए, बांग्लादेशी मुस्लिम वो अपनी आइडेंटिटी बदल करके वो पूरे देश के अंदर जगह जगह फैल गए। आज राष्ट्र की चिंता करने की जरूरत है, राष्ट्र हित में बात करने की जरूरत है। हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को, वो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रही है, वो विचार शून्यता की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारा फिर उनसे आग्रह है कि जहां राष्ट्र का विषय है वो और राष्ट्र हित की बात करें। इतना हमको आज आपके माध्यम से और ध्यान में भी लाना है और आग्रह भी करना है प्रतिपक्ष से कि वो प्रतिपक्ष की भूमिका और राष्ट्र हित में निभाए। धन्यवाद। साहब, विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, केंद्र सरकार कुछ भी प्रयास नहीं कर रही है उनकी रक्षा के लिए। जितना डिप्लोमेटिक कार्य होना चाहिए उस दिशा के अंदर भारत पूरी सक्षमता के साथ काम कर रहा है। और जब ऐसा समय होता है, उस समय पर प्रतिपक्ष का दायित्व होता है वो सरकार को सीधा सीधा ये कहे कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप गो हेड करिए। केवल आपको 1971 जब ये बांग्लादेश बना, भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान का युद्ध हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे और उन्होंने कहा था, इंदिरा गांधी तुम रणचंडी बनो, पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। ये है प्रतिपक्ष की भूमिका और ये भूमिका आज होनी चाहिए, ना कि ये भूमिका होनी चाहिए कि भारत भी बांग्लादेश बनेगा। सर, सोलन में नगर निगम के चुनाव भी होने, मेयर का चुनाव होना, आज आपके अध्यक्षता में बैठक हुई है,
उसमें कोई तय हुआ कि कौन किसे कैसे उतार रहे हैं? मेरी तो कोई बैठक नहीं हुई, बाकी जब चुनाव होगा, डिक्लेयर होगा, तब की तब देखेंगे। नहीं तो चुनाव मेयर का उतारेंगे? मैंने आज मीडिया में ही पढ़ा है, मुझे उसके ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमारे स्थानीय नेता लोग करेंगे चर्चा। उम्मीदवार उतारेगी सर भारतीय जनता पार्टी? अब ये तो स्थानीय लोग चर्चा करेंगे, अभी तो चुनाव का नहीं पता है। लेट इट डिक्लेयर, पता आपको सारा, ये डिक्लेयर हो जाए फिर बात करेंगे। बैठक भी आपने ली सर आज? जैसे बांग्लादेश को लेकर आप सुन रहे हैं, बांग्लादेश को लेकर अभी मोदी जी की विचारधारा क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि डायरेक्ट तौर पर अभी मोदी जी ने कुछ इसको लेकर बयान नहीं दिया है। माननीय विदेश मंत्री वो सरकार का विदेश विभाग और उसके लिए पूरी तरह अधिकृत है, और उसके बाद क्योंकि घुसपैठ की समस्या तो वो होम मिनिस्टर साहब दोनों ने स्पष्ट रूप से और अपनी बात को कहा है, बॉर्डर्स को सील किया है और कैसे कैसे हमको आगे चिंता करनी है उसके बारे में उनकी नीति उन्होंने चर्चा की। शेख हसीना को तख्ता पलट के बाद इंडिया में शरण दे देना, ये किस नजर से देखते? तिब्बत में चाइना का एग्रेशन हुआ, हमारा चीन और भारत के बीच में वो बफर स्टेट था, और वो बफर स्टेट यदि रहता तो भारत पूरी तरह सुरक्षित था, परंतु वहां से एग्जाइल हुआ। उस समय में दलाई लामा जी और लोगों को शरण देना, ये उस समय भी भारत के हित में था, आज भी भारत के हित में। सर, बांग्लादेश से शेख हसीना को कितने समय रहना, कैसे रहना, यट टू बी डिसाइडेड, और ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विषय है जिसके ऊपर मैं आज की डेट में कमेंट करने की स्थिति में नहीं। सर, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को वहां से भगा दिया गया, अब इंडिया में शरण ली। आज जब ब्रिटेन और अमेरिका से देश जो विकसित देश है वो पीछे हट रहे हैं उनको अपने पास रखने पे, फिर भारत अपने पास रख रहा है, तो उसके पीछे क्या रणनीति है भारत की? क्या उसके लिए ठीक समय है उनको अपने पास? मैंने अभी आपके सामने विषय रखा कि चीन का एग्रेशन हुआ, तिब्बत चीन ने अपने कब्जे में ले लिया, और आज तक श्रद्धेय पूजनीय दलाई लामा जी भारत में। उनके कारण तो आज नहीं, हमारे दुश्मन है वो। नहीं, चाइना वाले तो हमारे दुश्मन है ही, उनके कारण नहीं है। उनके कारण सबसे मैं एक विषय स्पष्ट कर देता हूं, आपने अच्छा प्रश्न किया। काश उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर चाइना की स्थिति को ठीक से समझते। चाइना एग्रेशन कर रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई हम कर रहे थे, हमें स्पष्ट दिख रहा था कि इतना बड़ा तिब्बत उसको ग्रैब कर रहा है चाइना, वो हमारे और उनके बीच में बफर स्टेट है, और उनका विचार और भारत का विचार सदियों से एक रहा है। उनके कारण चीन हमारा दुश्मन नहीं है, और चीन हमेशा ही विस्तारवादी रहा है। इसलिए उस समय जो एक गलती हुई जिसके कारण 40,000 वर्ग मील भूमि आज भी चीन के कब्जे में है भारत की, उसको और जो हमने शरण दिए, और जहां तक शेख हसीना को शरण देने का सवाल है, ये कितने समय तक, कब तक, ये डिप्लोमेटिक बात है। लेट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड, आई एम नोबडी टू कमेंट एट प्रेजेंट। प्रदेश में हिंद के कार्ड जो है बंद किए गए कुछ मतलब है, इसमें बीजेपी का क्या स्टैंड है? चिकित्सा के मामले में हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की तात्कालिक सरकार ने, जहां केंद्र की सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाया, उसी पैटर्न पर जयराम ठाकुर जी की बीजेपी की सरकार ने
और हिमकेयर कार्ड बनाया। उस कार्ड के कारण लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। उसको और आनन फानन में बंद कर देना, ये हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के साथ एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है और ये हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के साथ धोखा है। ये हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना और हम आग्रह करना चाहेंगे कि प्रदेश की जनता के हित में आप अमेंडमेंट करना चाहें करें, परंतु कार्ड चलना चाहिए। वो प्राइवेट में चलाना नहीं चलाना वो आपका फैसला है। आज तो आईजीएमसी वाले नहीं कर रहे हैं। मैंने परसों एक CTVS का केस भेजा, कार्डियक सर्जरी का, इमरजेंसी सर्जरी होनी है। मैंने प्रोफेसर से बात की, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात की, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की। वो कह रहे हैं कि CTVS डिपार्टमेंट केस ही नहीं एंटरटेन कर रहा हिम केयर का। तो पॉलिसी गवर्नमेंट तय करे किसको मिलना बेनिफिट, किसको नहीं मिलना, पर उसको एनब्लॉक बंद करना वो उचित नहीं। डॉक्टर बिंदल, मैं आपका जो ध्यान जो है हिमाचल की आपदा पे लेना चाहूँगा। सुखविंदर सुक्खू ने भाजपा पर यह आरोप लगाए हैं कि जो हिमाचल में जो इतनी आपदा आई, पिछला पैसा भी नहीं आया और जो इस बार जितनी त्रासदी हुई, 200 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं, उसके बावजूद जो केंद्र सरकार से सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। क्या बीजेपी कुछ ऐसा सोच के बैठी है कि अभी आराम से देखेंगे या कोई और कारण है? 2.25 साल इस सरकार के हो गए। मुख्यमंत्री जी ने बहानाबाजी के अलावा एक भी काम नहीं किया। उनसे काम होता नहीं है, वो काम करना नहीं चाहते हैं और उसके लिए वो किसी के ऊपर भी दोष दे देते हैं। और आपदा के अंदर सर्वाधिक धनराशि प्रदेश को प्राप्त हुई, एक एक पैसे की पाई पाई गिनाई गई, परंतु ना मानूं तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। जनहित में काम करना नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है। अभी आपदा आई है, अरे सेवा तो करो, व्यवस्था तो करो। जिनके घर बह गए उनके लिए जमीन का प्रावधान आज तक नहीं हुआ, 1 साल हो गया। वो जमीन केंद्र ने देनी है क्या? 11,000 मकान दिए, वो मकान आज तक नहीं बांटे हैं, वो केंद्र बांटेगा क्या? आज आपदा आई स्मैज में, वहां पर एक तिल धरने की जगह नहीं बची। 26 घर वहां से बह गए हैं। 26 घरों के लिए 150, 200, 300 बीघे का गांव बसाना है। आप जमीन तलाशिए, आगे बढ़िए, केवल दोषारोपण मत करिए। ये बात मैंने रामपुर में भी कही कि हम सहयोग की तरह से साथ खड़े हैं, इसलिए कि प्रदेश हमारा आपका सबका है, इसलिए सेवा करिए और आज सेवा का समय है। डॉक्टर बिंदल, कल जगत सिंह नेगी ने भी इसी विषय पे कल कहा है कि जो जमीन का मामला है वो केंद्र सरकार से है, क्योंकि हिमाचल में जितने भी हर चीज दूसरों पर बाउंस करना, मुख्यमंत्री जी से लेके मंत्री लोग सब यही कर रहे हैं। आप केस तो बनाओ भाई। फॉरेस्ट क्लियरेंस का केस कहाँ है? आज तो फॉरेस्ट क्लियरेंस के सारे केसेस शिमला में होते हैं। उसका जो नोडल अफसर है वो तो शिमला में बैठा हुआ है। आप जगह चयन करके उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस का केस तो बनाओ। हु विल मेड इट? आपने जगह चयन नहीं की, आप दूर क्यों जाते हो? सोलन जिला के अंदर नालागढ़ साई के अंदर जो गांव बहा था, आज तक जमीन के सिलेक्शन कहाँ हुई? मेरा ये कहना कि हम सबको मिलके करना है, इस बात को हमको कहना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सीमाओं में घुसपैठ बढ़ रही है, तो कहीं लगता नहीं कि केंद्र सरकार का फेलियर है? सीमाओं में घुसपैठ बढ़ेगी क्योंकि वहां पर आतंक हुआ है और ऐसी स्थिति के अंदर पूरी तरह सजगता है, परंतु हिंदू समाज मारेंगे काटेंगे कहाँ जाएगा? तो हिंदू अगर आना चाहे तो क्या व्यवस्था है? मुझे स्पष्ट कहना है कि हिंदू समाज कहीं से भी मारा काटा जाएगा, उसके लिए एकमात्र देश है वो भारत है। डॉक्टर साहब, विश्व गुरु का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में
आपकी बातों से भी यही लगा कि वास्तव में हम लोग विश्वगुरु बनने की दिशा में है। 100 ग्राम वजन पर मैंने तो नहीं कहा कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। नहीं, आपकी भावना हो सकती है, हाँ, हम भावना हमारी भी है, परंतु अभी तो बहुत समय लगेगा। 100 ग्राम वजन विश्व गुरु के थोड़ा भारी से नहीं लगता, बात नहीं बनी। 100 ग्राम वजन बढ़ गया दोबारा बता दो। नहीं, फॉरवर्ड की बात नहीं, वो लोग तय करेंगे जो वहाँ पर। भैया, गवर्नमेंट ने अपना प्रोटेस्ट वहाँ दे दिया, लेट देम डिसाइड। लड़की वो ये कह रही है, ओलंपिक संघ से अब ये कहा है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कि मुझे रजत पदक ही दे दिया है। वो मेरा वो विषय नहीं है। जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो इसको डील कर रहा है, विदेश मंत्रालय भी, स्पोर्ट्स मंत्रालय भी, और वो सारी चीज़ उस लेवल पर हो रही है। बाकी इतना जरूर है कि मन को कष्ट बहुत है। हिमाचल प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी तो मुकेश अग्निहोत्री ने बीबीएन में अवैध खनन का मामला बड़े जोर शोर से उठाया था। अब उनके ही सीपीएस की गाड़ियां कल पकड़ी गई हैं अवैध खनन में, उसमें बीजेपी का क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट रूप से कह रही है। सबसे पहले हमारे ही पूर्व विधायक ने उसको उजागरित किया, और ये सिर्फ बीबीएन का मामला नहीं है, पूरा प्रदेश इसकी चपेट में है, और इसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसका पूरा खुलासा हो रहा है। हमीरपुर में कौन है, सुजानपुर में कौन है, ये नीचे नदौन में कौन है, कहाँ कहाँ चला हुआ, सबके ध्यान में है। और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर इसका विरोध करती है जिस तरह से खनन हो रहा है। आप कालाअंब के अंदर जो खनन हो रहा है, सारे पार्षद मिलने आ गए। पार्षदों का अभिनंदन है, स्वागत है, क्योंकि आप बैठक से तो मना करें ना शायद। हाँ, तो बैठेंगे ना अभी। संजीव जी, हमारे पार्षद हैं, हमारी डिप्टी मेयर भी खड़ी है यहाँ, उनको जगह नहीं मिली है। एक्टिंग मेयर हैं। आपने कहा स्थानीय लोग तय करेंगे नगर निगम की बात, स्थानीय नेता, तो आप स्थानीय नहीं या प्रवासी? शब्द आपने ठीक प्रयोग किया। धन्यवाद जी।